इंट्रोडक्टरी पार्ट हो रहा था, उसको कंटिन्यू कर रही हूँ। क्लोरोफिल का हो चुका था, बायोसिंथेसिस, देन नेक्स्ट इज कैरोटीनॉइड्स। स्क्रीन दिख रहा है ना? यस मैम। यस मैम। तो कैरोटीन, जैसा कि लास्ट क्लास में हमने बताया था, इट इज ऑफ टू टाइप्स, sorry, carotenoids is of two types, carotenes and xanthophyll. ठीक है, तो कैरोटीन्स का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था और xanthophyll का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, इससे पता चला था, हमने देखा था कि इन xanthophyll, in addition to carbon and hydrogen, there is oxygen molecule also, isn't it? कैरोटीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था? C4056 640H56 Yes, and xanthophyll? 640H56O2। हाँ, तो मतलब कि xanthophyll में ऑक्सीजन एक एडिशन है। तो लास्ट डे ही मैंने बताया था कि कैरोटीन्स, दीज आर बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स। लिखते जाओ, कभी स्क्रीन बहुत छोटा है, नहीं भी अगर मैं लिखती हूँ तो आप लोग नोट करोगे। एंड xanthophyll, दे आर ऑक्सीजन डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटीन। मेनली एल्कोहल्स। इसका डिटेल अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो पता चलेगा। ठीक है, आप जैसे कैरोटीन का एक एग्जांपल बता सकते हो? आप लोग रोज खाते होगे कैरोट। कैरेट में क्या होता है? कैरोटीन। गोल्डन राइस। और एक, हाँ, गोल्डन राइस नहीं हो सकता? गोल्डन राइस, यस इट इज गोल्डन राइस, तो बहुत कॉमन नहीं ना है, ट्रांसजेनिक है सब। एंड लाइकोपीन टोमेटो में, टोमेटो रेड इन कलर, द राइपेंड वन। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि दो जो भी एग्जांपल्स देख रहे हो, all these, the names you can see, they are ending in ENA. Okay, and Yes whereas मैम। example of xanthophyll, xanthophyll का एक एग्जांपल अगर बताओगे तो ठीक है, नहीं भी तो कोई बात नहीं। जियाजैंथिन, THIN, THIN, ठीक है ना? ल्यूटिन। ल्यूटिन, यस, LUTEIN। और कोई बताओगे? फ्यूकोजेंथीन इन ब्राउन एल्गी। यस, एंथ्रोसाइनिन। एंथ्रोसाइनिन। एंथोसाइनिन। अब मैं नोट नहीं कर रही हूँ, स्क्रीन पे जगह नहीं है, आप लोग नोट करते जाओगे। और कोई? बायोलाजेंथीन, नियोजैंथीन, बहुत सारे हैं। ठीक है, यस मैम। तो यहाँ पर क्या है नाम, जो स्पेलिंग देखो, लास्ट में स्पेलिंग IN, सफिक्स क्या है? IN। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कैरोटीन जो होता है उसमें the suffix is ENA, whereas in case of xanthophyll it is IN.
मैम. हाँ, देन ये कैरोटीन्स जनरली क्या होते हैं, ये टेट्रा टर्पीन्स, टर्पीन्स पढ़े हो आप लोग ना केमिस्ट्री में? टर्पीन्स, टर्पीन पढ़े हो ना, बताओ। हेलो। Yes, मैम. Secondary metabolite है ना. हाँ, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, और साथ ही साथ केमिस्ट्री में भी इसका स्ट्रक्चर वगैरह पढ़े होगे, है ना। तो टर्पीन्स में जो होते हैं 5 कार्बन एटम्स होते हैं, तो ये जो कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं दीज आर टेट्रा टर्पीन्स। टर्पीन क्या है इसका याद है? Ma'am, aromatic compound. एग्जाम्पल बताओ टर्पीन का। Ma'am, 5 Gibberellin. carbon. Gibberellin are terpene derivatives. Gibberellin are chemically terpenes. आइसोप्रीन तो सबसे कॉमन है, डेरिवेटिव्स क्या, सीधा सीधा आइसोप्रीन, 2 मिथाइल 1 3 ब्यूटाडाइन, ठीक है ना। तो इसमें 8 यूनिट्स होते हैं टर्पीन्स के, कैरोटीनॉइड्स को के, ठीक है। एंड डिटेल स्ट्रक्चर मैं इसका छोड़ रही हूँ। ये एक्चुअली एसिटाइल कोएंजाइम ए से मेवलोनिको से फिर वही जो है आफ्टर अ लॉन्ग सीरीज दिस टर्पीन्स आर फॉर्म्ड। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़े हो? एक्शन स्पेक्ट्रम, एक्शन Yes, एंड ma'am. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो जो विजिबल रीजन होता है जिसको हम पार भी कहते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन, वो क्या है, उसका रेंज क्या है, 400 वेवलेंथ? to 700 nanometer. यस, गुड, ठीक है। एंड इन दिस रीजन ओनली फोटोसिंथेसिस कैन ऑकर। इसका कलर ठीक है। मैम वॉइस कट हो गई थी. एब्जॉर्बेंस को वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर तक वेवलेंथ में ही फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। विबग्योर पढ़े होंगे, VIBGYOR, तो वो सब पढ़ा हुआ है। देन नेक्स्ट इज दिस थिंग 4 5 6 7 400 5 6 7 इन हंड्रेड्स में है, ठीक है, नैनोमीटर। तो पहला जो पीक आता है यहाँ 400 से 500 के बीच में, वायोलेट ब्लू रीजन में, एंड नेक्स्ट जो है 4 5 6 4 5 6 समवेयर हियर। एक ये सॉरी कर्व थोड़ा सा गलत बन गया। यहाँ पर थोड़ा सा शोल्डर आता है एंड देन ईयर, ठीक है।
तो सबसे ज्यादा जो पीक है यहाँ पर समथिंग्स वायोलेट ब्लू रीजन में, ठीक है। एंड नेक्स्ट पीक हियर, ये भी कर्व थोड़ा सा आगे ही हो गया है, बिटवीन 6 to 7 रेड रीजन में, और रेड से जस्ट पहले एक शोल्डर पीक आता है स्मॉल येलो रीजन में, ठीक है। तो इधर है एब्जॉर्बेंस, जो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट होता है, इट इज हियर समवॉट बिटवीन 400 to 500 450, ठीक है। और ये जो एक पीक आ रहा है एब्जॉर्बेंस का, जो कि वायोलेट ब्लू रीजन में है, उसको सॉर्बिट बैंड भी कहते हैं। ये पढ़े हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है रेड रीजन में, बट जब हम इसका एक्शन स्पेक्ट्रम देखते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम किस रीजन में होता है, तो वो जो है रेड रीजन में, यहां पर पीक आएगा इंस्टेड ऑफ दिस, ठीक है। रेड रीजन में पीक आएगा, नॉट द वायोलेट ब्लू रीजन। क्लोरोफिल अगर हम किसी प्लांट में, किसी टिश्यू में देखेंगे, तो इट कंस्टिट्यूट्स अबाउट 8% ऑफ टोटल ड्राई वेट। क्लोरोफिल जो होता है, इट कंस्टिट्यूट्स अबाउट 8% ऑफ ड्राई वेट, whereas xanthophylls only 2%, carotenes and xanthophylls both only 2%. Okay up to here? नाउ Yes, ये जो ma'am. फोटोसिंथेसिस का जो फिनोमिना है, जो लाइट रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं, कैसे वो जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होता है फ्रॉम फोटोसिस्टम 1 टू टू फ्रॉम फोटोसिस्टम टू, then first electron acceptor is phosphoitin, then plastoquinone, or through a series of other components, and lastly it is the electrons are accepted by NADPH, sorry NADP। तो हाउ दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऑकर्स, इसको समझने के लिए पहले हम लोग एक्साइटेड स्टेट ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल समझ लेते हैं। फ्लोरेसेंस है, फॉस्फोरेसेंस का जो फिनोमिना है वो है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर कोई एटम और मॉलिक्यूल, इफ इट इज इन अ ग्राउंड स्टेट, एनी एटम और मॉलिक्यूल, सपोज इट इज इन अ ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट जो है नॉर्मल स्टेट होता है किसी एटम या मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। और इसी को हम सिंगलेट स्टेट भी कहते हैं। यहाँ जो ग्राउंड स्टेट में रहेगा उसी को वो सिंगलेट स्टेट, आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग, तुम लोग नोट करते जाओगे। दिस जो ग्राउंड स्टेट होता है यहाँ पर, उसी को सिंगलेट स्टेट भी कहते हैं, ये नॉर्मल स्टेट भी, ठीक है। एंड देन इस एटम या मॉलिक्यूल पे अगर कोई light falls, okay, if it absorbs any light quanta, then what will happen? It will come to some another higher energy level, okay. Now this will come to higher energy level, this is called the excited second singlet state, okay. From ground state to next higher level, this will be
excited second singlet state. Okay. Now this atom or molecule here in the excited second singlet state, it is very unstable and its half-life is very small, 10 to the power minus 12 seconds. Note कर रहे हो ना? I am not writing anything. इतने छोटे पे लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो यहाँ पर जो एटम या मॉलिक्यूल आया एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड सेकेंड सिंगलेट स्टेट में, इसका हाफ लाइफ है 10 to the power minus 12 seconds. ठीक है. अब यहां से जो है वो वापस ग्राउंड स्टेट में कैसे आएगा? जो एक्साइटेड स्टेट में है, एक्साइटेड सेकेंड सिंगलेट स्टेट में, वहां से वो ग्राउंड स्टेट में इट कैन कम बाय टू मीन्स. एक तो जो है वो क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है दैट इट विल लूज इन द फॉर्म ऑफ हीट. एंड दूसरा क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है it will lose that in the form of radiation energy. ओके, तो यहां से क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन था एक्साइटेड सेकेंड सिंगलेट स्टेट में, जो कि बहुत ही अनस्टेबल है, जिसका हाफ लाइफ इज 10 to the power minus 12 seconds, वहां से पहले तो वो क्या है, नेक्स्ट हायर एनर्जी पे आ गया बाय लूजिंग सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, and then it is called the excited first singlet state. ठीक है. अब इसका भी हाफ लाइफ बहुत ही स्मॉल है, 10 to the power minus 9 seconds. एंड फिर यहां से मैंने अभी बताया कि दो फॉर्म्स में, एक तो इट विल लूज सम ऑफ द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, और it will lose its extra energy in the form of radiation energy, and this radiation energy it is known as heat के फॉर्म में लूज करेगा या रेडिएशन के एनर्जी के फॉर्म में लूज करेगा, और सीधा ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा. यहां से तो पहले यहां आएगा, डायरेक्टली ग्राउंड स्टेट में नहीं आएगा, फिर यहां से ये यहां आ जाएगा, ये रेडिएशन एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी लूज करेगा. तो ये जो रेडिएंट एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी लूज कर रहा है, दिस प्रोसेस it is known as fluorescence. And those substances which show this property of fluorescence, they will emit light only when they are exposed to incident light. ओके. Yes, ma'am. हाँ, तो और दूसरी चीज, पहला तो दिस विल एमिट लाइट ओनली व्हेन इट इज एक्सपोज टू लाइट. सेकेंडली, ये जो फ्लोरेसेंट लाइट होता है, its wavelength is higher than this incident light. जो फ्लोरेसेंट लाइट है उसका वेवलेंथ जो है
it will be higher than this incident light. Why its wavelength is higher? Because some of the energy मैंने बताया अभी एक यहाँ पर it is lost in the form of heat. जब वो एक स्टेट दूसरे स्टेट में जाता है, एक्साइटेड सेकंड सिंगलेट स्टेट में आएगा, फिर एक्साइटेड फर्स्ट सिंगलेट स्टेट में आएगा, उसके बाद वो फ्लोरेसेंस होगा, ठीक है। और जो है कुछ एनर्जी इट विल लॉस, आई टोल्ड यहाँ पर कुछ एनर्जी इट इज लॉसिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट, और यहाँ से यहाँ आने के लिए एक डायरेक्ट फ्लोरेसेंस हुआ, दूसरा इट कैन लूज इट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट हियर अगेन। ठीक है, तो मैंने बताया क्या, ये जो फ्लोरेसेंट लाइट है, ये जो फ्लोरेसेंस प्रॉपर्टी शो कर रहा है, फ्लोरेसेंट लाइट है, उसका वेवलेंथ क्या है, इंसिडेंट लाइट से ज्यादा है। तो ये पढ़े होंगे आप लोगों ने कि वेवलेंथ और एनर्जी दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर वेवलेंथ ज्यादा है इट मींस एनर्जी कम Energy होता है। come. हाँ, तो जो फ्लोरेसेंट लाइट है, फ्लोरेसेंस प्रॉपर्टी से जो ग्राउंड स्टेज में आया है, इसका वेवलेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस इंसिडेंट लाइट, इसलिए फ्लोरेसेंट लाइट जो होगा उसका एनर्जी कम होगा एज कंपेयर टू द इंसिडेंट लाइट। ठीक है, और तीसरा ये क्या कर सकता है कि ये जो एक्साइटेड फर्स्ट सिंगलेट स्टेट है, जहां की इसका हाफ लाइफ 10 to the power -9 सेकेंड्स है, वहां से वो एक अनदर एक्साइटेड स्टेट में आएगा। ओके, और इसको कहते हैं मेटास्टेबल ट्रिपलेट स्टेट, और इसका हाफ लाइफ जो है 10 to the power -3 seconds, higher than either the first singlet state or the second singlet state. तो जो सेकेंड सिंगलेट स्टेट है उसका हाफ लाइफ बहुत कम है, सबसे कम, उससे ज्यादा फर्स्ट सिंगलेट स्टेट का, एंड देन उससे ज्यादा जो है मेटास्टेबल ट्रिपलेट स्टेट। अब चूंकि ये भी बहुत स्टेबल है, अनस्टेबल है, तो यहां से वो ग्राउंड स्टेट में आने के लिए इट मे रिटर्न इन 3 स्टेट्स। पहला क्या करेगा, जैसे कि यहाँ पर इट विल लूज सम ऑफ इट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, यहाँ पर भी कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में किया, यहाँ भी कुछ एनर्जी जो है हीट के फॉर्म में यूज करेगा। और जैसे कि फर्स्ट सिंगलेट स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने के लिए कुछ एनर्जी जो है उसने क्या किया, रेडिएंट एनर्जी के फॉर्म में लूज किया। यहां से भी वो मेटास्टेबल ट्रिपलेट सिंगल स्टेट से वो ग्राउंड स्टेट में यहाँ पर आने के लिए फिर वो इट विल लूज सम ऑफ इट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी। ठीक है, एंड दिस इज नोन एज फॉस्फोरेसेंस। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है कि दे मेटास्टेबल ट्रिपलेट स्टेट जो है वहां से जो है वो क्या होगा, जो एटम है which carries the electrons will be expelled from this, और वो कोई एक अदर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा।
ठीक है। ओके अब क्लियर? ठीक है। हेलो, ट्रिपलेट स्टेज से जो थर्ड रिएक्शन यहां से जो है ये निकल गया और ये आपको एक्स्ट्रा रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है फोटोसिंथेसिस के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में, जो प्रोसेस सिस्टम 1 एंड 2 पढ़ते हैं हम लोग, तो वहां पर यही होता है। ठीक है, जो फोटो सिस्टम 2 पे पहले लाइट एनर्जी फॉल किया, ठीक है, वहां से क्या हुआ, इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के वो फेओफाइटिन पे गया। ठीक है, तो वही ये जो होता है यही फिनोमिना है कि यहाँ से जो वो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसके इलेक्ट्रॉन को, ये वाला प्रोसेस। ठीक है, अब जो फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस की हम बात कर रहे थे यहाँ पर, तो फॉस्फोरेसेंस इसकी वेवलेंथ it will be even higher than the phosphorescent light, fluorescent light। जो phosphorescent light होता है उसकी वेवलेंथ it is higher than the fluorescent light, और fluorescent light की वेवलेंथ जो है higher than the incident light। इसका मतलब जो एनर्जी टर्म्स में अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा एनर्जी जो होगा इंसिडेंट लाइट होगा, उससे कम फ्लोरेसेंट एंड उससे कम फॉस्फोरेसेंट लाइट। अब जैसे फ्लोरेसेंस में हमने बोला क्या कि इसका जो फ्लोरेसेंट लाइट जो है, दिस विल emit light only when it is exposed, when light energy falls on it। लेकिन फॉस्फोरेसेंस में ऐसा नहीं है, कोई अगर सब्सटेंस जो है फॉस्फोरेसेंस का प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो क्या है, उस पे अगर इंसिडेंट लाइट नहीं भी फॉल करता है देन ऑल्सो it will show the property of phosphorescence। Okay? Yes, ma'am. हेलो, ठीक है। Yes, ये ma'am. हमारे जो फ्लोरेसेंस फॉस्फोरेसेंस, ये बेसिकली इसको बताने का यही मकसद हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन जो किसी भी एटम या मॉलिक्यूल पे जब लाइट पड़ता है तो उससे जो इलेक्ट्रॉन्स जो है निकल करके कैसे दूसरे एटम या मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करते हैं, बेसिकली वही चीज उसको बताने का यहाँ पर मकसद है। ओके, अब टू हियर देन अब हम लोग आ जाएंगे एकदम जो नॉर्मल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन थोड़ा सा हम कर देते हैं, 2 मिनट और है। लाइट रिएक्शन, रेड ड्रॉप एंड इमर्सन इफेक्ट। तो इसके लिए रॉबर्ट ब्राउन and Liss in 1943। ठीक है, तो पहला ही दिन मैंने बताया था कि मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स दे वर कंडक्टेड ऑन क्लोरेला, ग्रीन एल्गा क्लोरेला। तो जो क्लोरेला है उस पे अगर मोनोक्रोमैटिक लाइट डालते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है it suddenly drops after 680 nanometer of wavelength। 680 नैनोमीटर वेवलेंथ के बाद फोटोसिंथेसिस जो है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दिस विल ड्रॉप। ठीक है,
and this drop it is called red drop. This was observed by Emerson. But simultaneously, it was also observed that this decline in the rate of photosynthesis, it can be enhanced, it can be improved, or it can be increased if light of wavelength lower than this is applied simultaneously. And this he called as Emerson enhancement effect. ठीक है? मैम इसको एक बार फिर So से रिपीट कर Emerson दें। he found, Emerson ने देखा कि जब हम light of this much wavelength higher than this wavelength, अगर क्लोरेला पे इतना वेवलेंथ का लाइट से ज्यादा फॉल करता है तो क्या होता है कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो क्या है, डिक्लाइन करने कर लगता है। और ये जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्लाइन कर रहा है उसको रेड ड्रॉप कहते हैं। मतलब रेड क्या, 680 नैनोमीटर वेवलेंथ हायर देन रेड लाइट, ठीक है? यस मैम। 680 नैनोमीटर रेड लाइट का हुआ ना, ठीक है। और साइमल्टेनियसली उसने ये भी बताया कि अगर ये जो डिक्लाइन इन फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, उसको एनहांस कर सकते हैं अगर उसमें जो वेवलेंथ हम डाल रहे हैं क्लोरेला पे, उसको लाइट जो है उसका वेवलेंथ जो है 680 नैनोमीटर से कम डालते हैं, ठीक है? तो 680 नैनोमीटर से अगर कम डालते हैं तो फिर से देखते हैं कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है इंक्रीज करने लगता है। दिस इज कॉल्ड एनहांसमेंट इफेक्ट। इसको लैंग्वेज टर्म्स में कहते हैं Emerson he found that the rate of photosynthesis suddenly drops after 680 nanometer of spectrum, and this he called as red drop. And he also found simultaneously that the rate of photosynthesis can be improved by applying a light of wavelength lower than 680 nanometer, and this is known as enhancement effect or Emerson enhancement effect. ठीक है? यस मैम। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट डे क्लास आ जाना, आज तो बहुत कम हुआ। तो इन्हीं एकदम जो फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस है नेक्स्ट डे हम थोड़ा फास्ट करेंगे। लाइट फेज डार्क फेज दोनों कोशिश करेंगे 2 पीरियड में खत्म करने का, ठीक है? तो जो लाइट फेज डार्क फेज है उसको मैं क्लास के पहले वो फोटो स्क्रीन पे शेयर कर दूंगी, वो व्हाट्सएप पे, और उसी को आप लोग देख लेना, पढ़ के आना थोड़ा, लाइट एंड डार्क फेज। ओके, चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।